अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आप देख रहे हैं सुबह की सोच और मेरे साथ हैं गजल अशरफ और मेरे साथ हैं स्नैन लियाकत। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, वेलकम। आप सबको खुश आमदीद। उम्मीद करते हैं कि आप सब ठीक ठाक होंगे, क्योंकि आज है मंडे और मंडे को तो वैसे ही अलग वाइब्स आ रही होती हैं, फ्रेश हर बंदा होता है। एग्जैक्टली फ्रेश भी होता है और किसी को काम करने का दिल भी नहीं करता। इस वजह से हम सुबह सुबह यहाँ पे मौजूद होते हैं ताकि हमें देख के आपको मोटिवेशन मिले, आप भी अपने घर से निकलें और कामों को जाएं। बिल्कुल। और आज हमारे पास बहुत अच्छी सोशल स्टोरीज हैं। सबसे पहले आपको ले चलते हैं पंजाब, जहां पर एक बहुत बड़ा फैसला किया गया है। खवातीन यूनिवर्सिटीज में से जितने भी प्रोफेसर्स हैं उनका इनखला कर दिया गया है। क्योंकि आपको पता है इससे पहले हमने बहुत सी ऐसी स्टोरीज शेयर की थी जिसमें हरासमेंट के वाकयात बहुत ज्यादा हो गए थे। हुआ कुछ यूं कि पंजाब के गवर्नर सरदार सलीम हैदर ने ये ऐलान किया है कि खवातीन की यूनिवर्सिटीज से मर्द प्रोफेसर्स को हटा दिया जाएगा ताकि तालिबात को हिरासानी से बचाया जा सके और उनके लिए महफूज तालीमी माहौल भी यकीनी बनाया जा सके। और सिर्फ यही नहीं हसनैन, इसके साथ साथ जितने भी प्रिपरेशंस होती है ना इम्तिहान वगैरह की बनाने की, चेकिंग की, उस हवाले से भी इस्लाहात मुतारिफ कराई गई हैं ताकि किसी भी किस्म की ब्लैक मेलिंग ना की जा सके, ऐसे वाकयात की रोकथाम की जा सके जिसमें ब्लैक मेलिंग हमारे सामने आती रहती है। और इसके साथ वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने होनहार स्कॉलरशिप प्रोग्राम के तहत 1947 तलबा में 89.8 मिलियन रुपए के स्कॉलरशिप तकसीम किए हैं। उन्होंने ये वादा किया कि अगले साल ये स्कॉलरशिप 50,000 तलबा तक बढ़ाई जाएंगी ताकि ज्यादा से ज्यादा मुस्तहिक तालिबा मुस्तफीद हो सके। बिल्कुल ऐसे है, बहुत ही अच्छी अच्छी स्टोरीज है पंजाब की जानिब से, जहाँ पे एक तरफ खवातीन के लिए इकदामात इस तरह के किए गए कि उनको खवातीन प्रोफेसर्स अब नहीं पढ़ा सकेंगे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे केसेस थे जहाँ पे हरासानी के केसेस हमारे सामने आते थे। सो खवातीन को अब खवातीन टीचर्स ही पढ़ाएंगी और उनके इवन पेपर्स भी खवातीन टीचर ही चेक करेंगी ताकि इस पूरे सिस्टम को ट्रांसपेरेंट बनाया जा सके। के लिए किया एग्जैक्टली। दूसरी जानिब सीएम पंजाब की जानिब से जिस तरह आप बता रही हैं कि बहुत ज़्यादा स्कॉलरशिप्स का ऐलान किया जा रहा है, लैपटॉप स्कीम्स का ऐलान किया जा रहा है। सो दैट इज़ वेरी गुड फॉर द एजुकेशन सेक्टर राइट नाउ इन पंजाब। सो आगे बढ़ते हुए मैं आपको हेल्थ सेक्टर के हवाले से बताता हूँ। ठीक है। आप नूडल्स वगैरह खाती हैं? रात को ही खाए मैंने। अच्छा, रात को ही खाएं। और कितना तवातुर में खाती हैं? एक हफ्ते में शायद 2 बार। एक हफ्ते में 2 बार, ये बहुत खतरनाक है। अच्छा, नूडल्स तवातुर से खाना, ज्यादा खाना बहुत ही खतरनाक है। तहकीक के मुताबिक हफ्ते में 2 से 3 बार फौरी नूडल्स खाने से दिल की बीमारी, फालिज या फिर शुगर के खतरात में इजाफा हो सकता है। एग्जैक्टली। और माहिरीन के मुताबिक नूडल्स जैसे ज्यादा प्रोसेस शुदा खाने जिसमें कार्डियो मेटाबॉलिक सिंड्रोम को फ़रोग दे सकते हैं, जो संगीन तबी मसाइल का सबब भी बन सकते हैं। और ये जो इंस्टेंट नूडल्स हैं इनमें नमक की मिकदार ज़्यादा होती है जो हाई ब्लड प्रेशर का बायस बनती है और यूँ दिल की बीमारियाँ और फालिज के खतरे में इजाफा हो सकता है। माहिरीन सेहत का मशवरा आपको भी है और सबको भी है कि इंस्टेंट नूडल्स का इस्तेमाल कम से कम किया जाए और मुतवाजन खुराक अपनाई जाए जिसमें ताज़ा और गैर प्रोसेस शुदा ग़िज़ाएं शामिल हों। आपको पता है कि इसमें जिस तरह आप बता रहे हैं कि नूडल्स में नमक की मिकदार ज़्यादा होती है, और मेरी ये आदत है कि जब भी मैं नूडल्स खाती हूँ उसमें नमक और डाल देती हूँ। ओह माय गुडनेस। और मुझे लग रहा है बहुत कोई खास किस्म के जो है ना वो हेल्थ इश्यूज हो जाएंगे। Exactly. लेकिन हमें आपको बताने का मकसद यही है, अवेयरनेस देने का मकसद यही है स्नैन का। मुझे भी बहुत ज़्यादा अवेयरनेस मिली है कि आपको पता है कि इससे पहले एक वीडियो भी एक चली थी जिसमें बताया गया था तरीक़ाकार कि जिस तरह से नूडल्स बनाए जाते हैं, और वो बहुत लिटरली वो बहुत गंदा तरीका था जिस तरह से नूडल्स बनाए जाते थे। और उसके बाद तो खैर मैंने बहुत कम कर दिए, लेकिन अब मैं मजीद भी कम कर दूंगी और उम्मीद है कि आप भी कम कर देंगे। आगे बढ़ते हैं, सोलर पैनल्स के हवाले से आपको खबर देते हैं। एक बहुत बड़ा फ्रॉड किया गया है, उसमें हुआ कुछ यूं कि सोलर पैनल्स की दरामद में 110 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग का ये इंकशाफ हुआ। 80 से ज्यादा कंपनियों ने सोलर पैनल्स की दरामदात की आड़ में 10 अरब रुपए से ज्यादा के फ्रॉड और मनी लॉन्ड्रिंग में मुलव्विस पाए गए हैं। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू यानी कि FBR तहकीकात के मुताबिक बास कंपनियों ने ओवर इनवाइसिंग के जरिए भारी रकूम बैरून मुल्क मुंतकिल की और एक कंपनी के मालिक ने सरकारी दस्तावेजात में खुद को मुलाजिम जाहिर किया। सिर्फ यही नहीं, इसके साथ साथ उन्होंने 2.29 अरब रुपए के सोलर पैनल्स दरामद किए और 2.58 अरब रुपए से ज्यादा की फरोख्त जाहिर की। तो कई कंपनियां जैसे कि ब्राइट स्टार हो गया, मूनलाइट हो गया, स्मार्ट एपिक्स जैसी जो कंपनी थी वो जाली निकली और जो सिर्फ धोखाधड़ी के लिए बनाई गई थी। और सेनेट कमेटी ने फैसला किया है कि 18 अरब रुपए से जायद गैर कानूनी रकम की बैरून मुल्क मुंतकिली की मजीद छानबीन भी की जाएगी, जबकि स्टेट बैंक को भी सख्ती से पाबंद किया गया है कि वो जरूरी डेटा भी फराहम करे। बिल्कुल जी। 110 अरब रुपए की करप्शन का इंकशाफ हुआ। ये मनी लॉन्ड्रिंग करप्शन के जुमरे में आती है और ये एक बहुत ही अजीब और गरीब सा वाकया है पाकिस्तान में कि जब भी कोई ऐसी टेक्नोलॉजी आती है जिस तरह सोलर है, सोलर बहुत ही अच्छा काम है। आपका जो
बिजली का बिल है वो कम हो जाता है, आप नेशनल ग्रिड में भी इवन बिजली प्रोवाइड कर सकते हैं। लेकिन इसके साथ साथ हमें इस तरह की खबरें भी मिलती हैं कि कहीं पे 100 अरब रुपए की करप्शन हो गई, कहीं पे 200 अरब रुपए की करप्शन होगी, और फिर बहुत सारे जो डॉग वॉच आते हैं ना, तो वो फिर अल्टीमेटली वो जो काम हो रहा होता है ना सोलर की मद में, वो सोलर का काम भी वहीं पर रुक जाता है और फिर पकड़ दकड़ गवर्नमेंट की जानिब से स्टार्ट हो जाती है और वो तमाम तर चीजें स्कैम में बदल जाती हैं। अच्छा ख्वातीन हज़रात, आगे बढ़ते हुए अब सोलर से एक और टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, जो है क्या कभी आपने सोचा कि आपके दिमाग को इंटरनेट के साथ जोड़ा जा सकता है? नहीं, कभी ऐसा सोचा नहीं, लेकिन ये है कि मैंने ऐसा जरूर देखा कि जब हम लोग कुछ सोच रहे होते हैं तो वो चीज हमारे सामने जरूर आ जाती है। हाँ, वो तो एक एल्गोरिदम है। आप अगर किसी से बात करेंगे कि आज आपने जूते खरीदने हैं, कुछ भी खरीदना है, तो वैसे ही सब कुछ आपके सामने आना शुरू हो जाता है। फेसबुक पे, इंस्टा पे इस तरह की आपके सामने एडवर्टाइजमेंट आना स्टार्ट हो जाती हैं। लेकिन जो आप कह रहे हैं ना, जोड़ने वाला कनेक्शन, ये मैंने आपको बता रहा हूँ कि आप बहुत सारी चीजें डाउनलोड भी कर सकती हैं अपने दिमाग में। कुछ इस तरह की चीजें भी हो रही हैं। दिमाग को इंटरनेट से जोड़ने का कामयाब तजुर्बा हो चुका है। साइंसदानों ने पहली बार इंसानी दिमाग को बराह रास्त इंटरनेट से जोड़ने में कामयाबी हासिल कर ली, जिससे फौरी इल्म की मुंतकिल मुमकिन हो सकेगी। और अब ये तस्वर किया जा रहा है कि लोग चंद लम्हों में नई जुबान सीख सकेंगे, या फिर क्वांटम फिजिक्स की बात की जाए, जो कि एक बहुत पेचीदा मजमून है, उसको रातों रात आप समझ सकते हैं। लेकिन इस हैरत अंगेज टेक्नोलॉजी के साथ कई सवालात भी जन्म ले रहे हैं। वो सवालात ये हैं कि अगर इल्म सिर्फ डाउनलोड के ज़रिए हासिल किया जा सकता है, तो फिर आपको तजुर्बे की, हिकमत की और मेहनत की क्या ज़रूरत है? फिर आपको यूनिवर्सिटी जाने की क्या ज़रूरत है? फिर आपको स्कूल जाने की क्या ज़रूरत है? क्या हम तरक्की कर रहे हैं या फिर इंसानी खुसूसियात खो रहे हैं? ये मुस्तकबिल का एक नया दरवाज़ा है, मगर क्या वाकई हम इसके लिए तैयार हैं? क्योंकि आपने अगर अपने इंटरनेट को, जिस तरह आपने देखा होगा कि आज एक तजुर्बा होता है तो 5, 6, 7 साल बाद वो जुबान ज़द-ए-आम होता है, कमर्शियल हो जाता है। अभी आप सोलर टेक्नोलॉजी की बात कर रही थी। सोलर आज से 10 साल पहले सिर्फ हम सुना करते थे कि सूरज की रोशनी से, लेकिन आप लोगों के घरों में देख रही हैं कि सोलर लगा हुआ है। इसी तरह से ये जब टेक्नोलॉजी आ जाएगी तो आप इसमें डिफरेंट जुबानें भी सीख सकती हैं, फिजिक्स भी सीख सकती हैं, बायो भी सीख सकती हैं, केमिस्ट्री भी सीख सकती हैं, एंकरिंग भी सीख सकती हैं। तो फिर आपको यूनिवर्सिटी जाने का क्या फायदा, स्कूल जाने का क्या फायदा, मेहनत का। और एक सवाल यही है कि जैसे आपने बताया कि वी आर इवॉल्विंग और लूजिंग, क्या हम कर रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। आगे बढ़ते हैं और आगे आपको पौधों के हवाले से एक बहुत मजेदार खबर बताती हूँ। पौधों में ना एक हैरत अंगेज राबते की सलाहियत होती है। अच्छा, एक दूसरे से बातचीत करते हैं और एग्जैक्टली सब कुछ करते हैं। और उनको मैं आपको ये बताऊं कि वो इतना भी बताते हैं कि अगर उनको कोई नुकसान पहुंचाने वाला है या फिर उनको पहुंचने वाला है, तो इस हवाले से भी उनकी कम्युनिकेशन हो रही होती है। पौधों के भी कोई डैडी होते हैं जिनके सामने वो रोते हैं, ये मुझे नहीं डैडी होते हैं, वो आपको बता दूं कि कौन से डैडी के थ्रू जो है वो मुंतकिल करते हैं अपनी खबर। नई साइंसी तहकीक हुई है, इसके मुताबिक पौधे जो है वो एक दूसरे से राबता कर सकते हैं और खतरात के बारे में भी अपने आसपास के पौधों को खबरदार कर सकते हैं। पौधे हवा के जरिए केमिकल सिग्नल्स भेजकर अपने करीब मौजूद दूसरे पौधों को नुकसान जो उनको पहुंचाने वाला होता है, या फिर अगर कोई जानवर हो या फिर कोई इंसान तोड़ने वाला हो, कुछ भी, तो वो उनको कम्युनिकेट कर देते हैं, जिससे वो अपनी दिफाई हिकमत अमली अपनाने के काबिल हो जाते हैं। इसके अलावा पौधों को अल्ट्रासोनिक लहरें खारिज करती हैं, खारिज करते हुए भी पाया गया है। और इस वक्त पैदा होती हैं जो ये अल्ट्रासोनिक लहरें हैं, वो उस वक्त पैदा होती है जब वो दबाव या तनाव में होते हैं। और ये दरियाफ्त इस बात की तरफ भी इशारा करती है कि पौधे जो हैं महज गैर जानिबदार अजसाम नहीं, बल्कि ख़ास सतह की हसासियात रखते हैं और हसासियत बहुत ज़्यादा उनमें पाई जाती है, और जो उन्हें माहौल के मुताबिक रद्द-ए-अमल देने के काबिल भी बनाती है। तो जिस डैडी की आप बात कर रहे थे, आपको समझ आ गई। बिल्कुल ऐसे है। पौधे एक दूसरे को बता सकते हैं कि अगर लेट सपोज हम पौधों को काट रहे हैं, कुछ भी चीज़ कर रहे हैं, तो वो दूसरे पौधे को किसी ना किसी तरीके से और मैसेज ज़रूर कन्वे कर सकते हैं। और इसी वजह से हम बाज़-औक़ात कहते भी हैं कि दरख्त को ना काटा जाए, पौधों को ना काटा जाए। इनके सिर्फ अफजाइश के हवाले से बात कीजिए। अगर आप दरख्त काटते हैं तो फिर आप देख लीजिए क्लाइमेट चेंज जिसके इतने ज़्यादा नुकसान हैं कि आज 5 महीने हो चुके हैं, लेकिन शहर इक़्तिदार में या फिर बड़े बड़े पाकिस्तान के दूसरे शहर हैं, लाहौर, कराची, वहाँ पे कोई बारिश भी नहीं हुई। ख़वातीन हज़रात, आगे बढ़ते हुए एक और बात आपको बतानी है जो कि बहुत ही ज़बरदस्त है। कीड़े मार अद्वियात के हवाले से तो आप जानती होंगी, फसलों में कीड़े मार अद्वियात का इस्तेमाल किया जाता है ताकि फसल को बढ़ाया जा सके, वो फले फूले। लेकिन कीड़े मार अद्वियात से जंगली जो हयात है उसको भी शदीद नुकसान है। कीड़े मार अद्वियात ना सिर्फ कीड़ों बल्कि जंगली हयात के लिए भी तबाहकुन साबित हो रही हैं। ये अद्वियात जानवरों की अफजाइश नस्ल में रुकावट डालती हैं और इनके तर्ज अमल को बदल देती हैं और बाज़ अक़साम की बका के लिए ख़तरा भी बन चुकी हैं। कीड़े मार अद्वियात का असर सिर्फ मखसूस कीड़ों तक महदूद नहीं है,
बल्कि ये मछलियों, परिंदों और दीगर जो जानवर हैं उनको भी मुतासिर करती है। और माहिरीन ने खबरदार किया है कि ये जो हम अद्वियात इस्तेमाल करते हैं, ये यकीनी तौर पे अगर इंसानों ने अपनी सरगर्मियों पर काबू ना पाया तो दुनिया बड़ी महरूमियत की तरफ पहुंचेगी, उसके दहाने पे पहुंचेगी, और जहां बहुत सी इकसाम हमें हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएंगी। यूनिवर्सिटी ऑफ सेसेक्स के माहिरीन का कहना है कि ये गलत फहमी है कि कीड़े मार अद्वियात सिर्फ नुकसानदेह कीड़ों के लिए होती हैं या उनको मारती हैं। हकीकत में ये पूरे माहौलियाती निज़ाम पर तबाहकुन असरात डालती हैं। सो हमें कीड़े मार अद्वियात जब इस्तेमाल करनी है तो अब अपने इर्द-गिर्द का ख्याल भी रखना है। एग्जैक्टली, एहतियात के साथ आपने इस्तेमाल करनी है, क्योंकि जैसे आपने कहा कि बहुत से ऐसे परिंदे हैं, जानवर हैं जिनको हम बिल्कुल ही खड़े हुए देख सकते हैं। तो खैर नाज़रीन, यहाँ पर लेंगे अब एक ब्रेक, क्योंकि सोशल स्टोरीज का सेगमेंट खत्म हो गया है। वापस आएंगे, स्टे विद अस। कराची आपको लिए चलेंगे, जहाँ पे कराची से अगवा होने वाले 23 साला मुस्तफ़ा आमिर के केस ने एक खौफनाक मोड़ ले लिया है। जनवरी में लापता होने वाले इस नौजवान की जली हुई लाश बलूचिस्तान से बरामद हुई और अब ये केस एक पेचीदा मुजिमाना साजिश की शक्ल इख्तियार कर चुका है। क्या मुस्तफ़ा को अगवा के बाद तावान के लिए रखा गया था? क्या इसे बेदर्दी से कत्ल करने वाले वाकई इसके अपने दोस्त थे? पुलिस की तहकीकात, शवाहिद और इस केस के पसे पर्दा कहानी क्या है, इस हवाले से आज के सेगमेंट में हम जानने की कोशिश करेंगे। जी हाँ, एग्जैक्टली, एक बहुत ही सफाकाना कत्ल किया गया है और इसकी डिटेल्स हासिल करते हैं, क्या क्या पेशरफ्त हुई है। नुमाइंदा ABN न्यूज़ हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट है कराची से बिलाल अली। बिलाल, वेलकम टू सुबह की सोच। सबसे पहले तो बताएं कि मुस्तफ़ा लापता हुए कौन सी तारीख को, कैसे पुलिस इन तक पहुंची और किस तरह से ये मामला रिपोर्ट किया गया? जी बिल्कुल, देखें ये जो असल इसकी जो सबसे पहले जो इसका फड्डा हुआ 31 दिसंबर की रात को अरमगान और मुस्तफ़ा का जो आपस में दोस्त हैं, इनके जो है 31 दिसंबर को हैप्पी न्यू ईयर इनका फड्डा हुआ और उसके बाद वो फड्डा जो है चलता रहा। फिर अरमगान का जो दोस्त है शहराज, उन्होंने प्लानिंग की कि शहराज को अब किस तरह जो है वो घर बुलाया जाए और उसको मारा जाए। अच्छा, जो ये 3 दोस्त हैं, अरमगान है, शहराज है और मुस्तफ़ा है, ये तीनों आपस में गहरे दोस्त हैं। सबसे ज्यादा जो गहरे दोस्त हैं शहराज और अरमगान है, इन्होंने मुस्तफ़ा को 6 जनवरी को जो है रात को बुलाया है और उसके बाद उसके घर में इसको डंडे की जो राड है उससे जो उसको तशद्दुद किया। उसके बाद उसी की गाड़ी में उसको लेकर कराची से हब लेकर गए, हब से जो RCD पहुंचे और वहां पर पहुंचने के बाद जो है उसकी गाड़ी को जो है वो आग लगा दी। आग लगाने के बाद वो 3 घंटे तक वहां से हब से पैदल चलते रहे कराची की तरफ और उसके बाद जो रात को वहां पर एक मस्जिद थी वहां पर ये रुके हैं और रुकने के बाद जो है वो फिर सुबह उठे हैं और सुबह उठने के बाद वहां से उन्होंने 2000 रुपए का सुजुकी वाले को दिए, जिससे जो 4 की चौरंगी पे जो है वो उन लोगों को बचाया है। 4 की चौरंगी से फिर ये जो है ओबर करीम करके जो है अपने डिफेंस पहुंचे हैं। उसके बाद सिलसिला ये चलता है कि 7 जनवरी को जो इन पे केस होता है। सबसे पहले आपको मैं अरमगान मुगैरी के बारे में बताऊं कि डिफेंस फेज 8 में जो है अरमगान मुगैरी रहता है पोश एरिया में। पुलिस क्या कर रही है, उस पर 3 मुकदमा जो है पहले से दर्ज है अरमगान मुगैरी पे। वो भी एक छोटा सा बच्चा है, ज्यादा बड़ा नहीं है। वो क्या क्या करता रहा है पुलिस को सब पता है, लेकिन पुलिस फिर भी नाक के नीचे, पुलिस के नीचे सारे काम होते रहे। 2019 से पहले अरमगान मुगैरी पे पहला मुकदमा होता है, पुलिस छोड़ देती है। फिर दूसरा 2019 में फिर दूसरा मुकदमा दर्ज होता है, फिर पुलिस छोड़ देती है। फिर 2023 में एक और मुकदमा दर्ज होता है जिसमें पुलिस उसको गिरफ्तार करती है और उसको 1 साल के लिए जेल भेज देती है। फिर पुलिस को कुछ नहीं करती। अरमगान वगैरह की जब घर पे छापा मार गया तो उसके घर में मैं गजल आपको बताऊं कि वो चीजें निकली है जो हमारे पास पुलिस में के पास भी शायद मेरे ख्याल में नहीं होंगी। वो स्नाइपर, वो G3, वो SMGs, वो मंशियात, वो आइस, वो मेरे ख्याल में किसी के पास इतनी चीजें नहीं होंगी। पुलिस की नाक के नीचे तमाम तर चीजें वहां। बिल्कुल ऐसे बिलाल, ये तो डेफिनेटली एक बड़ा ही अजीब और गरीब सी बात आप बता रहे हैं कि स्नाइपर्स भी वहां पे मौजूद हैं, आइस भी मौजूद है, लेकिन 3 मुकदमों के बाद पुलिस उनको छोड़ देती है। क्या वजह है? क्या बहुत पावरफुल हैं ये लोग और इस वजह से पुलिस इनको छोड़ देती है? और अभी ये जो वाकया हुआ है ये सिर्फ मंशियात की वजह से हुआ या इसके पीछे कुछ और भी मुहर्रिकात छुपे हुए हैं? देखिए, ये मंशियात का ये पहले से तो काम करता रहा है। पुलिस तो दायरे जब पैसे वाली की बात आ जाती है, जहाँ पैसा चलता है तो वहाँ पुलिस बिल्कुल ही नजर नहीं आती, गायब हो जाती है। पुलिस अंधेपन का बिल्कुल ऐसा दिखाती है कि पुलिस अंधी हो गई है। अच्छा, जो इसका मुस्तफ़ा और अरमगान का केस था, ये लड़की का केस था। अच्छा, जो लड़की मुस्तफ़ा और आमिर का जो लड़की का मामला था, वो लड़की भी मंजरान से गायब हो गई। जिस वक्त अरमगान पुलिस ने अरमगान के घर छापा मारा, उस वक्त लड़की भी जो है वो उस वक्त अरमगान के घर में मौजूद थी।
लेकिन जो डीएसपी, ये देखेंगे पुलिस की डीएसपी पे जो है वो अरमान ने जो है वो फायरिंग की भी, डीएसपी भी जख्मी हुआ, पुलिस वाले भी जख्मी हुआ, लड़की भी मंजराम से गायब हो गई। और जराई हमारे बताते हैं कि जो लड़की है वो जो आउट ऑफ स्टेशन यानी कराची से बाहर, और अब वो मुल्क से बाहर भी चली गई है। अच्छा, ये बताएं बिलाल, ये बताएं कि अभी जो पेशरफ्त हुई है अभी तक की, इसमें पुलिस की कितनी ज़्यादा लापरवाही है? क्योंकि जो वालिदा का बयान हमने सुना उसमें तो वो ये कह रही थी कि उनको शराज पर पहले से ही शक था, और जिस तरह से अभी आप अरमगान के हवाले से बता रहे हैं कि एक तो रिकॉर्ड याफ्ता है, पहले से भी इनके इतने ज़्यादा मुकदमात इनके ऊपर हुए हुए हैं लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया गया, फिर लड़की भी गायब हो गई, तो पुलिस इस वक्त कहाँ पर स्टैंड कर रही है? अच्छा देखिए, पुलिस ने जो हमेशा, इससे पहले भी डिफेंस में जो वाक़े होते रहे, लेकिन पुलिस जो है हमेशा से वो अंधेपन का मुजाहरा करती रही है। अभी भी इसमें पुलिस में ना, हालांकि ये 12 जनवरी को वाक़या पेश आया, 6 जनवरी को वाक़या पेश आया, 12 जनवरी को इसका मुकदमा दर्ज हुआ। पुलिस ने जो है, पुलिस अब नजला कहा आके रुकता है, पुलिस के SHO SIO पे उनको मुअत्तल कर दिया गया। इसमें जो अहम किरदार है AVCLC और ACLC के अनिल हैदर और DIG मुकद्दस हैदर साहब के ना, वो भी वो तो बिल्कुल ऐसे जाहिर हो रहे हैं जैसे उन्होंने कुछ किया ही नहीं। हालांकि सबसे बड़ा कारनामा ACLC और AVLC का है। उन्होंने भी कोई खास, हमारे जराये जो बताते हैं कि जो अनिल हैदर है उनके साथ जो शराद और दीगर जो लोग हैं, अरमगान के जो दोस्त हैं, वो KFC बर्गर खाते रहे इस केस में, जो मरकजी मुलजिम है शराद, जो अब रिमांड में मौजूद है। लेकिन पुलिस तो फिर नजर नहीं आती। फिर IB को ये केस दिया गया, IB ने 2 घंटे में जो है वो सारा इसके केस के जो है सामने ले आई, और उसके बाद शराज को भी गिरफ्तार कर लिया। शराज को गुलिस्तान जौहर से जो इसको गिरफ्तार किया गया उसके भाई की निशानदेही पे। फिर उसके बाद मुस्तफ़ा ने जब बताया अदालत में कि मैंने जो है वो मुस्तफ़ा को कत्ल किया है और मलेरिया में फेंक दिया है, ये फिर अदालत में भी इसने बताया, लेकिन फिर अदालत ने उसको रिमांड नहीं दिया गया। अच्छा, ये एक बहुत बड़ा अजीब गरीब सा नहीं है बिलाल, के अदालत ने रिमांड ही नहीं दिया और सीधा सीधा जेल चला गया? मतलब रिमांड तो कम से कम दे देती है अदालत। रिलीफ तो उनको अदालत की तरफ से मिल रहा है और पुलिस की तरफ से भी मिल रहा है, फिर उस बेचारे जो कत्ल हुआ उसका क्या कसूर है? बिल्कुल, हकीकत यही बात है ना। कहते हैं कि आप अगर बकरी चोरी करें तो आपको तो फौरन सजा दी जाएगी। आपके पास पैसे हैं, आप बड़ा कत्ल कर रहे हैं तो आपको तो रिलीफ दिया जाएगा। तो अदालत की जानिब से भी जो है उसको जेल भेज दिया जाएगा। पुलिस की जानिब से कहा गया कि हमें इसका रिमांड दिया जाए, लेकिन अदालत की जानिब से कहा गया कि इस पे जो है पुलिस पे FIR काट दी जाए। और उसके बाद शराज को जो है वो बल्ली का बकरा बना दिया गया, क्योंकि अरमगान वगैरह के जो दोस्त है शराज, वो शराज के NIC पे जो है दीगर होटलों पे जो है वो रुकता था, क्योंकि अच्छा बिलाल, ये बताएं कि हमने एक स्टेटमेंट सुनी थी मुस्तफ़ा के वालिदा की कि वो कह रही थी कि कब्र कुशाई के हवाले से भी दरख्वास्त की गई है। बिलाल की भी आई थिंक बात हुई है। आपकी बात हुई है उनसे, इस हवाले से क्या पेशरफ्त है? जी देखिए, उसकी वालदा जो है इस वक्त बहुत ज्यादा जहनी अजियत में है। उनसे बात करने की हमने बहुत कोशिश की है। उनकी वालदा ने लास्ट में एक अपना वीडियो पैगाम भी भेजा था और उनकी जानिब से कहा कि मेरे बेटे को जो है वो तशद्दुद करके मार गया। उसमें पुलिस के उन्होंने साथ साथ नाम लिया, और खास जो है वो SSP अली हसन है, उनको उन्होंने कहा कि मेरे बेटे की जो है वो किरदार जो है वो कशी करता रहा है, और मेरे बेटे की जो है वो कब्र कुशाई की जाए। उसके बाद वो तहकीकात की जाएगी कि मेरे बेटे को, यानी मेरा बेटा है या नहीं। वो तो खैर मालूम हो गया कि DNA भी ले लिया गया, इनका बेटा है, लेकिन कब्र कुशाई की उन्होंने जरूर वालदा ने बात की है। और सबसे ज्यादा उन्होंने पुलिस से जो है वो अदम जाहिर किया है कि पुलिस जो है वो उसने साथ नहीं दिया, और वो हमेशा जो है और मकान के साथ देती रही है। उसकी वालदा जाहिर है, वो हमने बड़ी कोशिश की है वालदा को आज भी सेगमेंट में लाने की, लेकिन जाहिर है उनका 23 साल नौजवान है, वो किस तरह बात करें। लेकिन हमारे यहाँ जो सारा सिस्टम है, जिसकी कहते हैं जिसकी लाठी उसी की भैंस, तो वही सिस्टम चलता रहा है। उसकी वालदा, इससे पहले भी मैं आपको गजल आपको बताऊं कि इंतजार के कत्ल केस का मामला हुआ था, शायद आपको याद हो, वो भी डिफेंस में हुआ था, उसमें भी पुलिस मुलविस पाई गई थी। और इसमें भी जहां तक हमारे जराये बता रहे हैं, ऐसे बहुत से वाकयात हैं जो बिलाल हमने रिपोर्ट किए, और आप भी इस के एनी शाहिद हैं, आप देखते रहते हैं इस तरह के वाकयात, आप रिपोर्ट करते रहते हैं, शेयर करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस, और आप इस पूरे मामले की डिटेल से हमें आगाह कर रहे थे। पता नहीं अब ये मामला अपने मंतकी अंजाम तक पहुंचेगा या फिर नहीं, क्योंकि CM के हवाले से भी स्टेटमेंट सामने आई है, कब्र कुशाई के हवाले से भी दरख्वास्त की गई है उनकी वालदा की जानिब से। बट लेट्स सी कि अब इसका एंड जाता कहाँ पर है। यहाँ पर लेंगे एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद बात करेंगे मुल्की सियासत के ऊपर। स्टे विद अस। वेलकम बैक टू शो। हालिया दिनों में बात की जाए तो वहाँ पे सियासी क़यादत की जानिब से एक दूसरे पर इल्ज़ामात की बौछार जा रही है। कई नौजवानों की मायूसी का जिक्र हो रहा है तो कई सियासत को
इदारों से अलग रखने की बात हो रही है। एक तरफ बानी पीटीआई की अगर बात की जाए तो उनकी जानिब से आर्मी चीफ को लिखे गए खतूत पर बहस होती है, तो दूसरी जानिब बिलावल भुट्टो का कहना है कि बानी पीटीआई की सियासत से पाकिस्तान को पाक करना होगा। नवाज शरीफ के हामी लीडर मुल्क में उनकी तरक्याती पॉलिसीज का जिक्र कर रहे हैं, जबकि खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक इंसाफ की साबका हुकूमत की कारकर्दगी पर सवालात उठ रहे हैं। इसी दौरान परवेज खटक की सियासत में भी वापसी का ऐलान है। और अहम पेशरफ्त इस हवाले से आज हमारे साथ कौन मौजूद है जी? हमारे साथ जी मौजूद होंगे सीनियर सहाफ़ी, सीनियर तज्जिया निगार शौकत पराचा साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया है, जो इन पर हमें बताएंगे और अपना तज्जिया पेश करेंगे। शौकत साहब, सबसे पहले तो आपको गुड मॉर्निंग कहते हैं। सुबह सुबह आपको हमने तंग किया, तो ये बताएं सबसे पहले, जिस तरह से हसनैन ने कहा, वैसे तो हमें बहुत से पीटीआई के रहनुमा ये दावा करते हुए नजर आते हैं कि जो खान साहब हैं वो आइन, कानून और मुल्की बका की जंग लड़े हैं, लेकिन जो एक धड़ेबाजी है पीटीआई के अंदर वो खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। सलमान अकरम राजा को देख लें, फिर उसके बाद शेर अफजल मरवत को देख लें, उनका तो एक जुमला फिर से मशहूर हो गया कि मुझे क्यों निकाला। बहुत शुक्रिया। शेर अब्दुल खान मरवत ने ये सवाल भी बाकायदा पूछ लिया है, हाँ। मेरे शो में थे परसों रात। उन्होंने कहा कि खान साहब जो है ना, वो तो मुल्क में आइन और कानून की बालादस्ती की बात करते हैं, लेकिन पार्टी के आइन के मुताबिक तो मुझे नहीं निकाला। पार्टी के जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसीजर है पार्टी के, उसके मुताबिक तो मुझे नहीं निकाला गया। वो तो सलमान अकरम राजा साहब की सेक्रेटरी जनरलशिप पे सवाल उठाते हैं कि फिरदौस शमीम नकवी जो है वो एडिशनल सेक्रेटरी जनरल हैं, वो नोटिफिकेशन देते हैं, तो सलमान अकरम राजा साहब कैसे निकाल सकते हैं? लिहाजा जो तजादात हैं पीटीआई में, वो ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पर या उनके फंक्शनल लेवल पर, और वो बिल्कुल जाहिर हो रहे हैं इस अंदरूनी चपकलश की वजह से। बिल्कुल, डेट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट प्राइस साहब। लेकिन प्राइस साहब, मुझे ये बताइएगा कि लड़ना तो इनको हुकूमत के साथ था, लेकिन ये आपस में लड़ रहे हैं। फवाद चौधरी साहब ने मुक्का मारा, शोएब शाहीन साहब गिर गए, फिर आपके प्रोग्राम में ही बैठ के तमाम तर प्रोग्राम उन्होंने कर दिया सलमान अकरम राजा के खिलाफ। तो ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो आपस में उलझ बैठी है। ये कोई नई बात नहीं है। मसलन MNA हैं 5, उनको शो कॉज नोटिस दिया था। अभी वो खबरें आ रही हैं कि उनको निकाल दिया है या निकाला जा रहा है फौरी तौर पर, और जिसमें रियाद फतेहाना जैसे लोग भी शामिल हैं उन 5 की लिस्ट में, जो बहुत पुराने पार्लियामेंटेरियन हैं। जैन कुरैशी साहब का नाम भी है। शाह महमूद कुरैशी साहब को 1.5-2 साल हो गए, वो मसलसल जेल में है। अगर वो कोई एग्रीमेंट कर लेते तो वो कब के बाहर आ चुके थे। वो सीनियर वाइस चेयरमैन है पीटीआई के, यानी खान साहब के बाद उन्हीं का ही बड़ा ओहदा है, लेकिन उनको उनके बेटे के हवाले से इस तरह से शकूक व शुबात रखना। 8 फरवरी को इनके पूरे मुल्क में अगर कोई गिरफ्तारी हुई तो मेहरबानू कुरैशी साहिबा की हुई, लेकिन फिर भी उनके हवाले से, जैन कुरैशी साहब के हवाले से कि जी उनको भी शो कॉज मिला हुआ है। कुरैशी साहब तो खुद पूछ रहे हैं कि भाई आए जरा, अगर आपको वक्त मिले, हम जेल में हैं, हमारे साथ बात करें, हमसे मशवरा कर लें, हम 40 साल गुजार चुके हैं। और दूसरी तरफ परवेज इलाही है, वो सदर है पार्टी का, वो किधर है? यानी चुप करके वो आ गए बाहर, और अब उनका ना इल्म है कि कहाँ है, ना कोई पार्टी के साथ कोई बातचीत है। तो ये डिवीजन बहुत लेवल पर है, ये बड़ी हॉरिजेंटली फैल चुकी है डिवीजन। एक बंदा दूसरे के साथ बात करना पसंद नहीं करता। और हाँ, इसमें कोई शक नहीं है, राज साहब दुरुस्त कहते हैं कि पार्टी में हुल्लड़बाजी नहीं होनी चाहिए, पार्टी में डिसिप्लिन होना चाहिए। पार्टी के जो लीडर्स हैं, जो अहकाम आते हैं पार्टी की तरफ से, सबसे बड़ा मसला है कि कोई कंसल्टेटिव प्रोसेस नहीं है जिसका जो जी चाहे कर ले। आर्गुमेंट ये दिया जाता है कि जी पार्टी में मुश्किल टाइम है, पार्टी के साथ प्रॉब्लम्स हैं। ऐसे वक्तों में पार्टियों में कोहेजन ज्यादा हुआ करती है कि जो बच जाते हैं वो एक इंटैक्ट तरीके से आगे बढ़ते हैं। लेकिन यहाँ पीटीआई चूंकि, और मैं हमेशा कहता हूँ कि जिस तरह बनाई गई थी पीटीआई, जिस तरह से इनको प्रमोट करके एक सियासी जमात और फिर इक़्तिदार दिया गया, उसी तरह से ही अब वो सारी चीजें नजर आ रही हैं कि कौन किस तरह है, कौन किस फिलॉसफी या आइडियालॉजी के साथ है, और वो लड़ाइयों की शक्ल में हमें रिफ्लेक्शन मिल रही है उसकी।
सही। लेकिन पराचा साहब, अब जिस तरह से हम देख रहे हैं ना कि सिर्फ पीटीआई नहीं, दूसरी जमातों में भी हम देख रहे हैं और रोज कोई ना कोई टीवी प्रोग्राम में हम लड़ाई देख ही रहे होते हैं। एक तो हमारी सियासत किस डगर पर चल चुकी है ये बताइएगा। दूसरा ये कि अब हमें ये भी सुनने को मिल रहा है कि खान साहब ने कहा है कि रमजान के बाद एक भरपूर एहतजाज किया जाएगा, अपोजिशन को भी इस हवाले से एतमाद में ले लें। यही ऑप्शन रह गए हैं अब पीटीआई के पास? ये जो लड़ाई मार कुटाई वाली बातें हैं टीवी टॉक शोज में या जेल के बाहर, अनफॉर्चुनेट हैं, लेकिन इसी सियासत को तो 10-15 साल जो पिछले गुजरे परवान चढ़ाया गया, जो हेट नफरत की सियासत है उसी को प्रमोट किया गया, और वो बाकायदा एक टारगेटेड था कि हमने फलां को निकालना है सियासत से, हम उनको सियासत से निकाल फेंकेंगे। अब वो पूरे मुआशरे में वो सराहियत कर गई चीजें, अब सब परेशान है। अब दूसरी बात ये है अलायंस वाली। पहला तो नुक्ता यही बनता है कि जो पार्टी अपने लोगों को इकट्ठा नहीं बिठा सकती, इकट्ठा नहीं रख सकती, रादर वो बाकी सियासी जमातों के साथ कैसे बैठे? बात तो ठीक है। उनके मुतालबात को कैसे प्रायोरिटी देगी, एक्सेप्ट करेगी? जब आप बड़ी जमात के तौर पे छोटी जमातों को साथ मिलाते हैं तो बड़ी जमात फिर छोटी जमातों को उनकी शराइत पे अकोमोडेट किया। तो यहाँ तो सबसे बड़ा मसला ये है कि अपनी पार्टी वाले लोग भी खान साहब से एक बात तय करके आते हैं और उनको खुद भी यकीन नहीं होता कि खान साहब कल इसी बात पे कायम रहेंगे या नहीं रहेंगे। तो फिर मौलाना फजल रहमान साहब हों या हाफिज नईमुर रहमान हो या दीगर अपोजिशन के लोग हों, उनको आप पे ट्रस्ट कैसे रहेगा कि जो आप तय करेंगे? तो ये सिर्फ हुकूमत पर दबाव ही आप समझते हैं? लेकिन पराज साहब, एक कतक कलामी माजरत, मुझे सिर्फ इतना भी बता दीजिएगा कि अब लेट सपोज फजल रहमान साहब हैं, शायद खाकान अब्बासी हैं, नईम अमीर जमात इस्लामी हैं, अब ये क्या खान साहब का वेट करेंगे? खान साहब जो डिसीजन देंगे उसके बाद ये अमल करेंगे? इनकी तो अपनी भी राय होती है, ये तो जेल के सिग्नल का वेट नहीं करेंगे। तो ये अलायंस अगर बन भी गया तो फिर ये किस तरह आगे चलेगा? नहीं, ये उनका वेट नहीं करेंगे, ये अपना कैलकुलेट करेंगे। और अभी 2-3 दिन पहले मौलाना फजल रहमान साहब तकरीर कर रहे थे कहीं, मैंने खुद सुनी ये बात। वो कह रहे थे कि हम इन चीजों को तहरीरी तौर पर ले आएंगे पेपर पे। इसका क्या मतलब है? कि हमें रिटर्न दें, हम बाकायदा चीजों को पेन डाउन करेंगे, आपके भी साइन होंगे, हमारे भी साइन होंगे, और पब्लिक डॉक्यूमेंट किया जाएगा कि ये चीजें तय हो गई हैं, इसके बाद जो है ना हम आगे बढ़ेंगे। पर अच्छा साहब, धोखा ही ना हो जाए फिर से मौलाना फजल रहमान के साथ, क्योंकि पहले हुकूमत ने भी तो किया, वो यही रोना रो रहे होते हैं कि पहले उन्होंने भी वादे पूरे नहीं किए। इसलिए तो मौलाना साहब अपनी शराइत अभी दे रहे हैं ना। अगर उनकी खान साहब की बात माननी होती तो फिर तो पहले दिन से जब खान साहब ने कहा था ये भाग के चले जाते ना, बैठ जाते। नहीं, अब शायद खाकान अब्बासी साहब की जमात हो, अवाम पाकिस्तान पार्टी या JUI हो या जमात इस्लामी हो या दीगर हो, वो अपने तहफ़्फ़ुज़ात के साथ ही बैठ रहे हैं, अपने तहफ़्फ़ुज़ात को टेबल पे रख रहे हैं, अपनी रिजर्वेशन को सामने रख कर वो बातचीत कर रहे हैं, और इसलिए कोई ग्रैंड अलायंस बन नहीं पा रहा, वरना तो कब का बन गया होता। बाकी माजी में 90s में या 2002 के इवन जनरल मुशर्रफ के दौर में भी कोई 2-4 महीने लगे थे पार्लियामेंट के आते ही वो अलायंस बन जाता था। ये पहली बार है कि 1.5-2 साल हो गए, यानी 8 फरवरी से 8 फरवरी गुजर गया, साल हो गया, कोई ग्रैंड अलायंस बन नहीं सका। एक बना है तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान, अब उसमें अचगदई साहब हैं और PTI है, बाकी उसमें कौन है? इसलिए ग्रैंड अलायंस बनाने के लिए PTI को पहले तो अपनी सफ़ें दुरुस्त करना है, फिर जो ट्रस्ट है खोया हुआ वो इन्हें बहाल करना है कि नहीं, जो हम आपके साथ चीजें तय करेंगे हम उन्हीं चीज़ों को आगे बढ़ाएंगे। बिल्कुल ऐसे। अच्छा प्राज साहब, आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए, क्योंकि आपकी फॉरेन अफेयर्स के ऊपर भी नज़र होती है, KP गवर्नमेंट ने कोई अफगानिस्तान के साथ मुज़ाकरात के लिए टीम भी बनाई है या फिर वहाँ पे बंदे भेजने के ऊपर वो गौर कर रहे हैं, जिसके ऊपर तशवीश का इजहार इस्लामाबाद में तो किया जा रहा है। क्या ये उनका इकदाम ठीक है या प्रोटोकॉल्स की तो बहुत ज़्यादा खिलाफ वर्जी कर रहे हैं? जो खारजा पॉलिसी है वो वफाक का डोमेन होता है। बैरूनी ममालिक से ताल्लुकात वफाकी हुकूमत जो भी हो, वो माइनॉरिटी हो, वो मेजॉरिटी हो, वो 2/3 की हो या किसी की इत्तेहादी जमात हो, वफाक में फॉरेन पॉलिसी वफाक का ही काम। इस तरह सिक्योरिटी पॉलिसी जो है वो यानी डिफेंस ऑफ योर फ्रंटियर्स, वो वफाक का ही जिम्मेदारी होती है। चूंकि ये अजीब
पार्टी है, जो भी किया उन्होंने वो एक एग्जिस्टिंग नॉर्म्स जो प्रिंसिपल्स हैं उनके खिलाफ ही किया। तो ये एक सूबा अगर फॉरेन पॉलिसी चलाएगा, कल को बलूचिस्तान हुकूमत और पॉलिसी कर दे, वही अफगानिस्तान है, यानी बॉर्डर लगता है बलूचिस्तान में भी, वो बॉर्डर लगता है केपी में भी। केपी की हुकूमत कोई अपनी पॉलिसी बना ले और बलूचिस्तान वाले को अपनी पॉलिसी बना के बैठ जाएं, तो मुझे आप खुद बताएं कि नुकसान किसका होगा। वो बलूचिस्तान या केपी का नाम नहीं लिया जाएगा, वो तो पाकिस्तान का नाम होगा कि पाकिस्तान की जो फॉरेन पॉलिसी है उसमें ये डिफॉल्ट्स हैं। इसलिए फॉरेन ऑफिस हो या पाकिस्तान के दीगर इदारे हों, वो बड़े क्लियर हैं कि फॉरेन पॉलिसी हमने परसू करनी है, बाकी जो है बिल्कुल ऐसे ही है। उसके हवाले से मेरे ख्याल है केपी को भी ख्याल रखना चाहिए। शौकत प्राइस साहब हमारे साथ मौजूद थे, सीनियर सहाफ़ी सर। थैंक यू सो मच हो जाने का। ये थी सियासत के ऊपर डिस्कशन। यहाँ पे वक्त हो जाता है एक न्यूज़ ब्रेक का। ब्रेक लेते हैं, वापस आएंगे, स्टे विद अस। बात करेंगे आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की, जो कि अब बिल्कुल शुरू होने के करीब है, जहाँ पे सबसे बड़ा मुकाबला रवायती हरीफ पाकिस्तान और भारत के दरमियान 23 फरवरी को होने वाला है। उसका जुनून आसमान को छू रहा है। दुबई में होने वाले इस तारीखी मुकाबले के हवाले से बात की जाए तो टिकट्स 1 घंटे में फरोख्त हुई और अगले इजाफी टिकट्स भी 1.5 घंटे में उसकी खत्म हो चुकी हैं। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऐलान करदा स्क्वाड के ऊपर अभी भी बहस जारी है, जहां कुछ साबिक क्रिकेटर्स जैसे फवाद आलम, राशिद लतीफ इंतखाब पर सवाल उठा रहे हैं। खिलाड़ियों की कुछ ऐसे खिलाड़ी हैं जिनकी जगह नहीं बनती टीम में। क्या पाकिस्तान मजबूत टीम के साथ मैदान में उतरा है या फिर इसमें अभी कमी कोताहियां हैं? क्या भारत के खिलाफ मैच में पाकिस्तान टीम दबाव बर्दाश्त कर सकेगी, नहीं कर सकेगी? इन तमाम तर इशूज़ के ऊपर बात करेंगे। और जो हमारा एक गज़ल स्पिनर्स की कमी है पाकिस्तान टीम में, हर टीम में 2-3 स्पिनर्स मौजूद हैं। हम पिछले 3-4 वर्ल्ड कप से ये गलती कर रहे हैं कि एक ही स्पेशलिस्ट स्पिनर होता है। कभी हमारे पास अबरार होते हैं, कभी शादाब खान होते हैं। इससे पहले शादाब खान होते थे, अब अबरार हैं, लेकिन अबरार भी उस प्राइम फॉर्म में नजर नहीं आ रहे। सो ये तमाम तर मामला हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे। एक साथ आपको ये भी बता दूं, जिस तरह आपने टिकट्स के हवाले से बात की ना, टिकट्स जिस तरह से हो रही है ना फरोख्त, वो लग रहा ऐसे रहा है कि काफी जोशो खरोश दीदनी है होने वाला है सबके साथ, है ना? लॉन्ग टाइम पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी और पाकिस्तान और भारत का मैच तो ऐसा होता है कि वो हर कोई देखना पसंद करता है, चाहे वो मैच देखे जिससे क्रिकेट से मोहब्बत हो या फिर ना हो। ऐसा ही है ना? बिल्कुल ऐसे ही है। और पाकिस्तान इंडिया मैच में एक जोशो खरोश अलग से होता है। लेकिन हमारे साथ मौजूद है सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट माजिद भट्टी साहब। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। गुड मॉर्निंग टू माजिद भट्टी साहब। जी हाँ, गुड मॉर्निंग माजिद भट्टी साहब। सबसे पहले तो ये बताएं कि जिस तरह से हम पे दर पे हमें 2 शिकस्तें हुई हैं पाकिस्तानी टीम को न्यूजीलैंड से, और पहला मैच भी न्यूजीलैंड के साथ ही है होम ग्राउंड पर, प्रिपरेशन नजर नहीं आ रही पाकिस्तानी टीम की। देखिए, आपको भी सुबह खैर। बिल्कुल, पाकिस्तान टीम जिस तरह ऑस्ट्रेलिया में वनडे सीरीज जीत कर आई थी, जिम्बाब्वे में जीत कर आई थी, फिर साउथ अफ्रीका में तीनों वनडे पाकिस्तान टीम ने जीते, तो लग रहा है कि साइम अयूब फैक्टर जो है वो पाकिस्तान को हर्ट कर रहा है। लेकिन मेरा जाती ख्याल है कि हम इससे बेहतर टीम सिलेक्ट कर सकते थे, लेकिन जाहिर है सिलेक्शन कमेटी का जो फैसला था, टीम मैनेजमेंट का जो फैसला था, वो अब हमें कबूल करना पड़ेगा, क्योंकि अब तो 48 घंटे रह गए मैच शुरू होने में। लेकिन बिल्कुल जो आइडियल प्रिपरेशंस कह सकते हैं वो नहीं है। हम न्यूजीलैंड से लाहौर में हार गए, साउथ अफ्रीका के खिलाफ हमने कराची में हिस्ट्री का जो सबसे बड़ा वनडे टोटल था 358 रन, वो चेस कर लिया। तो मेरा ख्याल रोलिंग कोस्टर हमें नजर आ रहा है पाकिस्तान टीम की इस परफॉर्मेंस में। कभी बहुत अच्छा है, कभी बहुत बुरा है, कंसिस्टेंट हम नजर आ नहीं रहे। बिल्कुल ऐसी है भट्टी साहब। कंसिस्टेंसी पाकिस्तान टीम से तो मेरा ख्याल है कि अगर आप 20-30 साल की बात करें तो कंसिस्टेंट हम कभी रहे नहीं। लेकिन जो स्पिन डिपार्टमेंट को लेके बात हो रही है, हर टीम के साथ 3-4 स्पिनर्स मौजूद हैं। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान है कि एक अबरार अहमद के ऊपर तकिया कर रही है और उसके अलावा तमाम तर ऑलराउंडर्स होंगे खुशदिल शाह की शक्ल में या फिर सलमान अली आगा की शक्ल में। ये हमें काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा सकती है चैंपियंस ट्रॉफी में। देखिए, एक बात तो आकिब जावेद की ठीक है कि पाकिस्तान को मैच में तो एक ही स्पिनर खिलाना है। मेरे ख्याल में जो फैक्टर है जो टीम मैनेजमेंट के जहन में है, मैं चूंकि कराची में रहता हूं, मैं आपको कराची की सिचुएशन बेहतर बताने की पोजीशन में हूं कि कराची में मगरिब के शुरू होते ही ओस गिरना शुरू हो जाती है। तो जब ओस गिरती है, ग्राउंड गीला हो जाता है, गेंद गीली हो जाती है, तो गेंद को ग्रिप करना मुश्किल हो जाता है।
मेरे ख्याल में शायद ये वो फैक्टर होगा जिसकी वजह से एक स्पिनर की तरफ आकिब जावेद जा रहे हैं। लेकिन मेरे ख्याल में सुफियान मुकीम एक ऐसा स्पिनर था जिसको अगर हम मौका दे देते, लेकिन ये मुझे सॉरी मेरा गला खराब है। नो प्रॉब्लम सर, कोई नो बात प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। ये हम माजी में भी देखते आए हैं कि हम लोग बहुत ज्यादा बैट्समैन अपनी टीम में भर लेते हैं। जब हमने हारना होता है तो 7-8 बैट्समैनों के साथ भी हार जाते, 6 बैट्समैनों के साथ भी हार जाते। मेरे ख्याल में थोड़ी सी हमारी जो अप्रोच है वो बेहतर होने की जरूरत है। थोड़ी सी अप्रोच जो है वो मुझे डिफेंसिव लग रही है। लेकिन पाकिस्तान का अगर हम पास का ट्रैक रिकॉर्ड देखें, 92 वर्ल्ड कप देख लें, 2017 में हमने जो चैंपियंस ट्रॉफी जीती, इवन 2009 में जो हमने T20 वर्ल्ड कप जीता, हमारी टीम इसी तरह हारते हारते अचानक विनिंग ट्रैक पर आई और टूर्नामेंट जीत गई। तो लोग कहते हैं कि भाई आप लोग स्वीपिंग स्टेटमेंट ना दें, यही टीम हो सकता है कि 9 मार्च को चैंपियंस ट्रॉफी जीत जाए। तो हम इसलिए थोड़ा सा बयानात देने से पहले या कोई तबसरा करने से पहले थोड़ा सा हमें भी सोचना पड़ता है कि ऐसा ना हो कि ये टीम हम सबको गलत साबित कर दे। लेकिन भट्टी साहब, आपको लगता है कि अगर हम थोड़ी सी बाबर आजम के हवाले से बात करें, उन पर कितना ज्यादा प्रेशर होगा, क्योंकि वो एक रेगुलर फॉर्म में नहीं है, रन उस तरह से नहीं कर पा रहे और काफी तनकीद भी की जा रही है। और अभी उनका जो हालिया बयान आया था उनमें उन्होंने कहा कि मुझे किंग शिंग मत कहा करें, और फिर साथ ही आपको लगता है कि बतौर ओपनर वो अपना बेस्ट दे पाएंगे पूरे पोटेंशियल के साथ? देखें, इसमें तो कोई शक नहीं है कि बाबर आजम जो है वो अंडर प्रेशर है। अगर एक बड़ा बैट्समैन जिसका दुनिया में इतना बड़ा मकाम हो और पूरी टीम उसकी परफॉर्मेंस में रिलाय कर रही हो, बिल्कुल, अगर वो फॉर्म में ना हो तो टीम भी दबाव में होती है और वो खुद भी दबाव में होते हैं। और रिजवान ने इस चीज को एडमिट किया कि बाबर आजम अंडर प्रेशर है। लेकिन ये कोई जवाब नहीं है कि अगर आप ओपनर खेल रहे हैं तो आपसे परफॉर्मेंस नहीं हो रही, आपको वन डाउन खेलना है। देखिए, हमारे पास माजी में बहुत सारी मिसालें मौजूद हैं। सईद अनवर कभी भी रेगुलर ओपनर नहीं थे, वो मेकशिफ्ट ओपनर बने और वर्ल्ड क्लास बन गए। इसी तरह दुनिया में जो बाबर आजम को जिस तरह पाकिस्तान टीम मैनेजमेंट ने प्रमोट किया, बाबर आजम के बारे में मिसाल ये दी गई कि बाबर आजम को हमने वो रोल दिया है जो मिड 90s में भारत ने सचिन तेंदुलकर को दिया था। तो अगर बाबर आजम को एक जिम्मेदारी दे दी गई है, देखिए वो 3 नंबर पे खेलते हैं, अगर पहली गेंद पर ओपनर आउट हो जाए तो बाबर आजम को तो ग्राउंड में आना है। एक नफसियाती मसला जरूर है, लेकिन मेरे ख्याल में ये जवाब नहीं है। लेकिन बाबर आजम अगर समझते हैं कि वो वाकई किंग है और बाबर आजम पाकिस्तान को जितवा सकते हैं, तो फिर ही उनका नाम ऑल टाइम ग्रेट्स में होगा। लेकिन पास्ट की जो परफॉर्मेंसेस बाबर आजम की, अब तो हिस्ट्री बन गई। अब बाबर आजम को नई परफॉर्मेंसेस देनी होगी और मैच विनिंग परफॉर्मेंस देनी होगी। और ये मेरी बात याद रखिएगा कि अगर पाकिस्तान इस चैंपियंस ट्रॉफी में कहीं टॉप पर फिनिश करता है तो उसी सूरत में करेगा जब बाबर आजम फॉर्म में होंगे। अगर बाबर आजम इसी तरह जल्दी आउट होते रहे तो फिर खुदा न खास्ता हमें कोई बहुत अच्छी खबरें मिलने की तवक्को नहीं है इस चैंपियंस ट्रॉफी में। यू आर एब्सोल्युटली राइट माजिद भाई, क्योंकि बाबर आजम जब भी खेलते हैं पाकिस्तान टीम जीतती है, और उनकी जो जीत है उसमें 76 की एवरेज है, उनकी हार में तकरीबन 35 की एवरेज है। तो डेफिनेटली उनकी जीत उनका जो खेलना है पाकिस्तान को जीत दिलाता है। अच्छा माजिद साहब, मुझे थोड़ा सा बताइएगा, मिडिल ओवर्स की गेम, हम T20 में भी मिडिल ओवर्स की गेम में मार खाते हैं और ODI में भी। आप सेंटनर्स को देख लें, ब्रेसवेल को देख लें, वो शायद विकेट्स नहीं लेते लेकिन वो रन्स कंटेन करने की एबिलिटी रखते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमने देखा है कि हम जब अबरार को लगाते हैं या फिर खुशदिल शाह को लगाते हैं, आगा तो फिर अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, वो रन्स कंटेन नहीं कर पाते, वो रन्स लीक करते हैं। क्या वजह है कि हमारे स्पिनर्स इतना अच्छा रन्स कंटेन नहीं करते और न्यूजीलैंड से आके स्पिनर्स हमारी कंडीशंस में रन्स कंटेन करते हैं और फिर उनको बाद में विकेट भी मिलती है अल्टीमेटली? देखिए हसनैन साहब, दुनिया में कोई भी प्लेयर ऐसा नहीं है जिसको आप पैचेस में मौका दें, 2 मैच अच्छे कर जाए फिर बाहर हो जाए। हमें जिस स्पिनर को भी हम खिलाएं, चाहे अबरार हो, चाहे सुफियान मुकीम हो, चाहे उसामा मीर हो, चाहे शादाब खान हो, मेरे ख्याल में उसको हमें लगातार मौके देना होगा। कंसिस्टेंसी एज ए पाकिस्तानी हम लोगों की लाइफ में भी गैर मुस्तकिल मिजाजी ज्यादा है ना, हम लोग कंसिस्टेंट नहीं है। इसी तरह कभी प्लेयर इन हो रहा है, कभी आउट हो रहा है, इसलिए वो जगह जो है मिडिल ओवर्स की, वहां पर पाकिस्तान अच्छे खासे रन जो है वो लीक कर देता है।
मेरे ख्याल में ये वो पोजीशन है, अगर हम 90s में चले जाएं, जब वसीम अकरम, वकार यूनुस, शोएब अख्तर, इवन मोहम्मद शमी, अब्दुल रज्जाक, अजहर महमूद ये रन थ्रू करते थे और हरीफ टीमों की पूरी बैटिंग लाइन को उड़ा देते थे। फिर स्पिन में अगर हम देखें, सकलैन मुश्ताक हरीफ टीम के लिए मुश्किलात पैदा करते थे। तो हमें इसका कोई हल तलाश करना पड़ेगा। जाहिर है मेरे पास हल नहीं है, आपके पास हल नहीं है, ये तो आकिब जावेद, सिलेक्शन कमेटी या मोहम्मद रिजवान, इनको ही इसके ऊपर सोचना पड़ेगा। लेकिन यही वो मसला है। फिर एक और मसला जो पाकिस्तान टीम को लेट डाउन कर रहा है, वो पाकिस्तान की फील्डिंग है। हमारी फील्डिंग इतनी अच्छी नहीं है कि हम चैंपियंस ट्रॉफी जैसे बड़े टूर्नामेंट में उतरे। मेरे ख्याल में अगर हम चैंपियंस ट्रॉफी जीतना चाहते हैं तो हमें अपनी फील्डिंग को भी बेहतर करना पड़ेगा। हम जो न्यूजीलैंड के खिलाफ फाइनल हारे, कॉटन बॉल ड्रॉप किया शाहीन शाह आफरीदी ने, उसके बाद पॉइंट के ऊपर सऊद शकील ने एक कैच छोड़ दिया। तो मेरे ख्याल में वो कहते हैं ना कि कैचेस विन मैचेस, तो पाकिस्तान जब तक अच्छे और मुश्किल कैचेस करके मैच को पलटेगा नहीं, तो पाकिस्तान इस टूर्नामेंट में जो 2-3 फैक्टर हैं पाकिस्तान की खराब परफॉर्मेंस के, उसमें एक पाकिस्तान की फील्डिंग भी है। इसमें फौरी तौर पर इंप्रूवमेंट की जरूरत है। तो भट्टी साहब, आप समझते हैं कि हमारी जो बैटिंग है, बॉलिंग है या फिर फील्डिंग है, उसमें सबसे बड़ा मसला इस वक्त कोऑर्डिनेशन का है? मेरे ख्याल में कोऑर्डिनेशन से ज्यादा मैं कहूंगा कि कम्युनिकेशन का मसला कुछ हमें ज्यादा नजर आता है। कि अगर आपने किसी नए प्लेयर को खिलाना है, सपोज करें खुशदिल शाह को, तो क्या खुशदिल शाह को आप ये बता रहे हैं कि आपको हम टूर्नामेंट के सारे मैचेस देंगे, आपको पाकिस्तान के लिए सारे मैचेस खेलना है? तो अगर कम्युनिकेशन बेहतर हो सकता है कि वो कम्युनिकेट कर रहे हो, लेकिन मुझे कम्युनिकेशन का मामला नजर आ रहा है। फिर अगर बाबर आजम के बारे में मिकी आर्थर ने भी ट्वीट किया कि वो ओपनिंग नहीं करते, लेकिन हमने जो सुना है कि बाबर आजम की मर्जी से वो बाबर आजम खुद ओपन कर रहे हैं। अगर अभी भी बाबर आजम के साथ मसला है, टूर्नामेंट तो शुरू होगा बुध की दोपहर 2 बजे, तो बाबर आजम को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बिठाए और उनसे पूछे कि भाई आप अगर ओपनिंग में कंफर्टेबल नहीं है तो किसी और से इनिंग्स ओपन करवाएं, बाबर आजम को उसकी रेगुलर पोजीशन पर लेकर आए। मेरे ख्याल में अब दुआ का वक्त गुजर गया, अब दवा की जरूरत है। दवा भी वो जो मरीज को जो है वो आईसीयू से निकाले। मेरे ख्याल में इस वक्त पाकिस्तान की टीम आईसीयू में है, उससे निकालने की जरूरत है। बट साहब, हमारे पास सिर्फ 30 सेकंड है। कामरान गुलाम या फिर सऊद शकील, किसको आप वन डाउन पोजीशन पे देख रहे हैं? मेरे ख्याल में सऊद शकील की जो रिसेंट परफॉर्मेंसेस हैं, अब सऊद शकील को अगर कॉन्फिडेंस देंगे तो सऊद शकील मेरे ख्याल में ऐसे बैट्समैन हैं जो वनडे क्रिकेट में पाकिस्तान को ऊपर ले जा सकते हैं। सर, थैंक यू सो मच हो जानेगा। सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट माजिद भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद थे, जो कि कीमती राय से हमें भी और जो हमारे नाजरीन हैं उनको आगाह कर रहे थे। खवातीन हज़रात, यहाँ पे वक्त हो जाता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का। ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक जी। अब हम एस्ट्रोलॉजी की बात करेंगे और इस सेगमेंट में हमारे साथ हमेशा की तरह मौजूद होते हैं माहिर फल्कियात, टैरो कार्ड एक्सपर्ट दाऊद जी। स्ट्रेट अवे हम गज़ल दाऊद जी की जानिब जाएंगे। और आज खवातीन हज़रात हमारे पास 2 सेगमेंट हैं। एक तो ये है कि दाऊद जी हमें बताएंगे कि सितारों का हाल क्या होता है, और दूसरे सेगमेंट में आप हमें कॉल कर सकते हैं और दाऊद जी से अपने तमाम क्योंकि हमेशा से ना ये सबकी शिकायत रहती है कि हम कॉल्स नहीं ले पाते ना सबकी। तो आज हमने बाकायदे तौर पर एक सेगमेंट पूरा रख दिया है कॉल्स का कि आप कॉल्स कर सकते हैं। नंबर आप अनाउंस करेंगे? जी हाँ, नंबर अनाउंस कर देते हैं 051-890-1008 और दूसरा नंबर है 051-2624946। इन दोनों नंबर्स पे आप कॉल कर सकते हैं। लेकिन पहले सितारों का हाल जानेंगे, फिर मेरा ख्याल है कि ब्रेक के बाद हम सेगमेंट ही कॉल्स वाला रखेंगे। जी दाऊद जी, स्टार्ट विद एरीज। सबसे पहले थैंक यू सो मच हो जानेगा। गुड मॉर्निंग जी। हसनैन, सबसे पहले एरीज बुर्ज हमल वालों के इस वीक की स्टोरी ऑफ द वीक की बात करेंगे। तो एरीज वाले इस वीक में बहुत बड़ी तब्दीलियों के साथ अपने मामलात को बढ़ा रहे हैं। इनके मामलात में बड़ी ज़बरदस्त मदद होगी, इंट्यूशन बढ़ रही है, इनके काम बेहतर तरीके से सॉल्व हो रहे हैं। इनके लिए खासकर इस वीक में या अल्लाहु या वहाब का विर्द बहुत ज़बरदस्त रहेगा। जॉब और बिजनेस की बात करूं तो शेयरिंग है मामलात की, बड़ी ज़बरदस्त एनर्जी है। और मोहब्बत की बात करूं तो मोहब्बत में भी इनको कामयाबी मिलेगी। नेक्स्ट है मेरे पास बुर्ज सौर। 21 अप्रैल था, 21 मई। बुर्ज सौर वालों की इस वीक की स्टोरी ऑफ द वीक और एनर्जी की बात करूं तो बुर्ज सौर वाले इस वीक में इनके कद काट में इजाफा और मामला बड़े ज़बरदस्त होंगे। इनके इज्जत और शोहरत और वकार में इजाफा नजर आता है, कामयाबी मिलेगी। जॉब और बिजनेस में
अपने बड़ों से मशवरा करके चलें। और मोहब्बत की बात करें तो मोहब्बत में कुछ नया हो सकता है, नई शुरुआत नजर आती है। नेक्स्ट है बुर्ज जोजा वाले। बुर्ज जोजा 22 मई था 21 जून। तो बुर्ज जोजा वालों की इस वीक की स्टोरी ऑफ द वीक की बात करूं तो बुर्ज जोजा वाले इस वीक में जो भी मामला कर रहे हैं इनको मोहब्बत से हैंडल करें, और कोई बड़ा करना चाहते तो जरूर करें, कामयाबी मिलेगी, लेकिन हासदीन से बच के रहें। जॉब और बिजनेस में डिले हो सकता है, मामलात में प्रॉब्लम हो सकती है। मोहब्बत की बात करूं तो मोहब्बत में थर्ड पोजीशन, बेहतर मामलात, और पढ़ने के लिए 100 टाइम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट जनाब कैंसर, और 22 जून तक 23 जुलाई डेट ऑफ बर्थ। कैंसर वालों के इस वीक की एनर्जी की बात करूं तो कैंसर की इस वीक की एनर्जी में आप लोगों के लिए फाइटिंग मोड है, प्रॉब्लम आ सकती है, लेकिन इन प्रॉब्लम्स को आप बड़े अच्छे तरीके से हैंडल कर लेंगे। आपके मामला बेहतरीन होने जा रहे हैं, लेकिन आंख कान खुले रखने हैं, क्योंकि लोग आपको प्रॉब्लम का सामना भी करने के लिए तैयार खड़े हैं। लोग आपके लिए मुश्किलात खड़ी कर सकते हैं। जॉब और बिजनेस में नेगेटिविटी है, इसलिए आपको ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन 313 मरतबा, खासकर आप वेडनेसडे और थर्सडे जरूर पढ़ें। और मोहब्बत की बात करें तो मोहब्बत में प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। नेक्स्ट है जनाब लियो, बुर्ज असद। लियो वालों की इस वीक की स्टोरी ऑफ द वीक की बात करूं तो लियो वाले इस वीक में बहुत जबरदस्त एनर्जी के मालिक नजर आते हैं। अगर आप आउट ऑफ कंट्री जाना चाहते हैं जरूर जाएं, और नया कुछ जॉब से बिजनेस से मुतल्लिका करना चाहते हैं तो जरूर करें, कामयाबी मिलने के काफी चांसेस है। जॉब और बिजनेस में ऑप्शंस रहेंगी। और मोहब्बत की बात करें तो मोहब्बत में भी आपको काफी पॉजिटिविटी फील होगी, कामों में मदद आएगी। और पढ़ने के लिए आप लोग या अल्लाह या रहमान कसरत से सारा दिन पढ़ें। नेक्स्ट है विर्गो, बुर्ज शुमला। विर्गो वालों की इस वीक की स्टोरी ऑफ द वीक की बात करूं तो विर्गो वाले इस वीक में उन लोगों से बचें जो कि आपको दिखाएं कुछ और हो कुछ और, यानी कि एक शराब होता है, एक नेगेटिविटी होती है, बट प्रॉब्लम है, फाइट है, मामलात में रुकावट हो सकती है। जॉब और बिजनेस में थोड़ी सी रहेगी। और मोहब्बत की बात करें तो मोहब्बत में भी आप लोगों को थोड़ा सा सोच समझ के अपने मामलात को लेकर चलना है। और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 319 मरतबा इस वीक में किसी वक्त भी पढ़ लें। लिब्रा है जी, आंसर हवा। 24 सितंबर था 23 अक्टूबर। लिब्रा की स्टोरी ऑफ द वीक की बात करूं तो लिब्रा वाले इस वीक में प्रॉब्लम में तो रहेंगे, लेकिन अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं प्रॉपर्टी में और गोल्ड वगैरह में तो कर सकते हैं, क्योंकि बड़ा जैक लग सकता है, लेकिन यहाँ पे आंख कान खुले रखने हैं। जॉब और बिजनेस में कामयाबी है, ऑलरेडी बता दिया है, और मोहब्बत में भी कामयाबी मिलेगी। और पढ़ने के लिए आप लोग सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुला पढ़ें अपने कामों के लिए, अल्लाह ताला इससे आपके मामलात में बेहतरी देंगे। नेक्स्ट है जनाब स्कॉर्पियो, बुर्ज अकरब। इस वीक की स्टोरी ऑफ द वीक और एनर्जी की बात करूं तो स्कॉर्पियो वालों के लिए इस वीक में देखें, बॉटम में लोग आपसे प्यार और मोहब्बत भी करेंगे, बट एक बहुत बड़ा स्नेक आपके कामों को रोक रहा है। दुश्मनी तो है, लेकिन आप तमाम मामलात को जबरदस्त तरीके से फाइट कर लेंगे। जॉब और बिजनेस में कोई नया होने वाला, पैसे आएंगे। और मोहब्बत की बात करें तो अपनी बातें अपने तक रखेंगे तो ही फायदा मिलेगा, इससे आपकी एनर्जी भी पॉजिटिव रहेगी। नेक्स्ट है सजिटेरियस, बुर्ज कॉस। 23 नवंबर था 22 दिसंबर। तो सजिटेरियस वालों की इस वीक की स्टोरी ऑफ द वीक की बात करूं तो सजिटेरियस वालों के लिए इस वीक में बहुत जबरदस्त हेल्प है। सन मौजूद है, कामयाबी है, कुछ नया करने जा रहे हैं, लेकिन एहतियात ये है कि एतबार ना करें, क्योंकि एतबार धोखा यहाँ पे नजर आता है। जॉब और बिजनेस में कुछ डिले है, अभी बड़े फैसले ना करें। मोहब्बत की बात करें तो मोहब्बत में स्ट्रेट फॉरवर्ड फैसले हैं। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन 500 टाइम इस वीक में किसी वक्त भी पढ़ लें। और नेक्स्ट है कैप्रिकॉर्न, 23 दिसंबर था 20 जनवरी डेट ऑफ बर्थ है। और सैटर्न की एनर्जी, तो कैप्रिकॉर्न वालों की इस वीक की स्टोरी ऑफ द वीक की बात करें तो कैप्रिकॉर्न वालों के कद काट इज्जत में इजाफा नजर आता है, लेकिन यहाँ पे आपके लिए 3 माउस का मतलब है कि आपके लिए कोई ना कोई नेगेटिविटी आपके करीबी आपके लिए पैदा कर रहे हैं, लेकिन आपके रिज़्क के मामलात नहीं रोक पाएंगे, उससे बेहतरी रहेगी। जॉब और बिजनेस में आप लोग औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम 319 मरतबा पढ़ें, ताकि वो जो नेगेटिविटी है उस पर अफेक्ट ना करे। जॉब और बिजनेस में मोहब्बत में कोई बड़ी खबर मिल सकती है।
नेक्स्ट है जनाब मेरे पास एक्वेरियस बुर्ज दिल्लो। एक्वेरियस वालों की इस वीक की स्टोरी ऑफ द वीक की बात करें तो इस वीक में एक्वेरियस वालों के लिए दी लवर्स मौजूद है, मोहब्बत की कामयाबी मौजूद है, की मौजूद है, सक्सेस मौजूद है, आपके कद काट में इजाफा मौजूद है। तो जी और जीने दो पे चलने वाले इस वीक में बहुत ज्यादा काम करें। फाइट आपके लिए इस वीक में नहीं आ रही बल्कि रास्ते खुलते हुए नजर आ रहे हैं। जॉब और बिजनेस में जज्बाती और बड़े जबरदस्त फैसले, और मोहब्बत की बात करें तो बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। और पढ़ने के लिए आप लोग ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ सकते हैं, उससे आपकी हेल्प होगी। और नेक्स्ट और लास्ट आपका बुर्ज हौत 20 फरवरी था, 20 मार्च डेट ऑफ बर्थ। बुर्ज हौत वालों की स्टोरी ऑफ द वीक की बात करूं तो बुर्ज हौत वाले इस वीक में बी पॉजिटिव एनर्जी के मालिक नजर आते हैं, कामों में हेल्प होगी, एनर्जेटिक नजर आते हैं, तोहफे तोहफे भी मिल सकते हैं और पॉजिटिविटी फील करेंगे। जॉब और बिजनेस की बात करें तो कोई बड़ा डिसीजन लेते हुए नजर आ रहे हैं। और मोहब्बत की बात करें तो मोहब्बत में भी आपके ज़ाहरी और रूहानी मामला बड़े जबरदस्त नजर आते हैं। और पढ़ने के लिए आयतल कुर्सी 21 टाइम रोजाना पढ़ना आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा जबरदस्त रहेगा। ठीक हो गया दाऊद जी, आप हमारे साथ मौजूद हैं। ख़वातीन और हज़रात, ये थे हमारी सितारों का हाल चाल। और यहाँ पे वक्त हुआ चाहता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक लेंगे और वापस आएंगे तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे नंबर्स आपको मालूम है, हम एक दफ़ा फिर अनाउंस करते चलें। 051-890-1008 पे आप कॉल कर सकते हैं, 051-2624-946 पे आप कॉल कर सकते हैं और दाऊद जी से सवाल पूछ सकते हैं। यहाँ पे वक्त हुआ चाहता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का। स्टे विद अस। वेलकम बैक टू सुबह की सोजी। दाऊद जी हमारे साथ मौजूद हैं, आप कॉल करके उनसे पूछ सकते हैं कि क्या कुछ मसले मसाइल हैं और वो उनका हल बताएंगे। कॉल वाले नंबर में आपको एक दफ़ा फिर बता देता चलूँ, 051-890-1008, 051-2624-946। इससे पहले कि आपकी कॉल्स आएँ, कॉल्स तो वैसे बहुत सारी आई हैं, लेकिन वो जब हमारे तक पहुंचेगी तो हम दाऊद जी से सवाल पूछेंगे। दाऊद जी, चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से मैं आपसे सवाल करना चाहूँगा कि क्या पाकिस्तान की टीम टॉप 4 में या टॉप 2 में पहुंच सकती है, और साथ ही इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के मुकाबले में कौन जीतेगा? बहुत जबरदस्त सवाल। आप देखिएगा कि पाकिस्तानी टीम हो या इंडिया हो, ये चैंपियन ट्रॉफी जो होगी ये बड़े मैचेस बड़े दिलचस्प आपको मिलेंगे। याद रखिएगा फाइटिंग मोड होगा और मारधाड़ होगी बड़ी जबरदस्त। और इंडिया और पाकिस्तान का मैच हो और लोगों को इंतजार ना हो तो यहाँ पे मैं देखूं तो 23/2/2025 को मैच है, दुबई का स्टेडियम है, तो उसकी एनर्जी 7 बनती है। अच्छा, यहाँ पे मैं बात करूं मोहम्मद रजवान की तो उसका अदद भी 7 है, बट दिन है संडे का, संडे है 1 की एनर्जी, वहां पे रोहित शर्मा को बड़ा सपोर्ट मिल रहा है। तो यहाँ पे अगर मैं मुकाबला करूं तो बड़ा टाकरे का मैच होगा। और एक तरफ मोहम्मद रजवान की एनर्जी, दूसरी तरफ रोहित शर्मा। और इंडिया के लिए संडे का दिन अक्सर जो है वो प्रॉब्लम की तरफ ले तो जाता है, लेकिन यहाँ पे मैं टैरो कार्ड की एनर्जी का भी यूज करूंगा। तो पाकिस्तान के कार्ड्स निकाल लेते हैं चैंपियंस ट्रॉफी में कि पाकिस्तान की एनर्जी जो है वो इंडिया के मैच के साथ कैसी नजर आती है। तो पहले पाकिस्तान के कार्ड्स के निकालें तो यहाँ पे मैं पाकिस्तान हैरान कुन परफॉर्मेंस दे सकता है। और यहाँ पे ये कि इनको यूनिटी के साथ खेलना चाहिए और ये कि लंबी इनिंग्स पार्टनरशिप लंबी करनी चाहिए। मैं खासकर बाबर आजम और रजवान की पार्टनरशिप, लंबी पार्टनरशिप अगर हो जाए, 1 या 2 पार्टनरशिप भी लंबी हो जाए तो पाकिस्तान जीत सकता है। चले, हम भी यही बात कर रहे थे दाऊद जी, आज की कोऑर्डिनेशन जो है वो थोड़ा सा उसके ऊपर काम करना होगा। अस्मा कराची से हमारे साथ मौजूद है। अस्मा, अस्सलाम वालेकुम, क्या सवाल है आपका? मैं पूछना चाहती थी कैसा सवाल है? अस्सलाम वालेकुम गजल, आपको और आपकी टीम को और दाऊद जी को, सब कैसे हैं जी आप लोग? अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का शुक्र। आप सुनाइए जी। मैं दाऊद जी से गजल एक सवाल करना चाह रही थी। दाऊद जी ने बिल्कुल सही मेरे बारे में कहा था कि मुझे खिलाया पिलाया गया है। दाऊद जी ने 100% ये दुरुस्त कहा। मुझे मिठाई में खिला दिया गया और मुझे पता नहीं चला हासिदीन की तरफ से जी, और वो बल्कि 2 दफा खाई मिठाई, तो वो जिसकी वजह से मेरे कामों में रुकावटें और मसाइल पैदा हुए हैं। दाऊद जी ने मुझे सूरह फलक और नास का अमल दिया, वो मैंने माशाल्लाह से जारी रखा हुआ है। मैंने मजीद पूछना है कि दाऊद जी आप ये प्लीज काइंडली बताएं कि मुझे मजीद वो कितने दिन सूरह फलक और नास का अमल जारी रखना है, और कुछ बेहतरी नजर आ रही है मेरे मामलात में। और ये जरूर आप मेंशन किया करें कि ये जो आप वज़ाइफ बताते हैं ये पाकी की हालत में ही पढ़ने होते हैं या स्टॉप करने होते हैं? सही। अच्छा अस्मा, माशाल्लाह आप हमारी एबीएन टीम का बल्कि हिस्सा हैं, आप हमेशा हमारी रेगुलर कॉल करती हैं और हमारी फैमिली हैं। तो मैं इंशाल्लाह आपको बताता हूं कि आपकी करंट पोजीशन क्या नजर आती है। तो करंट पोजीशन में आपकी तबीयत में बहुत फर्क है।
अब ये पहले की निस्बत अब आपके मामलात में काफी हेल्प है, बट आपको मजीद अभी पढ़ना है। खासकर आप मंजिल वो जरूर पढ़े। मगरब के बाद 2 मरतबा मंजिल पानी के ऊपर दम करके खुद भी पिए और बच्चों को भी पिलाएं। अभी मजीद पढ़ना है क्योंकि हासदीन अभी भी आपके लिए पढ़ते हैं। आप जितना पढ़ाई करती हैं बचती हैं, बट ये है कि अब आपको फील होता है कि आपके पीछे कोई हाथ है, किसी का रूहानी हेल्प है, तो वो आपके लिए मैं भी दुआगो रहता हूँ और इंतजार भी रहता है बल्कि आपकी कॉल का। और दूसरी बात ये कि कई हालात में खवातीन पढ़ सकती हैं, खासकर औज़ बिल्लाह और बिस्मिल्लाह पढ़ सकती हैं, इजाजत है और आप पढ़ सकते हैं क्योंकि हदीस में जिक्र है कि दिल जो है वो पाक होता है। तो ऐसा नहीं कि आप ना पढ़ें, पढ़ना चाहिए और दुआ हर हाल में करते रहना चाहिए। तो मजीद अभी आप पढ़ें, अभी आपके लिए रुकावट। अच्छा, जावेद अली साहब हमारे साथ मौजूद है, दाऊद जी हैदराबाद से। जी जावेद साहब सवाल कीजिएगा। जावेद साहब आपको आवाज आ रही है? जी सवाल कीजिएगा। अच्छा, इनकी आवाज नहीं आ रही। सुरैया हमारे साथ मौजूद है। सुरैया आप सवाल कीजिएगा। हमारा सवाल ये है कि ना मेरा बेटा है बाबर बशीर। अच्छा, उसका हमने पूछना है कि वो भाई उसकी शादी अपनों में होगी या गैरों में होगी। हम ये परेशान है उसका बेटे का नाम बाबर बशीर है? जी जी बाबर है, उसका बाप का नाम है बशीर। ओके ओके, और बाबर बशीर, ठीक है ठीक है ठीक है। बाबर बशीर नहीं, रिजवाना यास्मीन। रिजवाना यास्मीन और बाबर बशीर का बताइएगा दाऊद जी के इनके रिश्ते वगैरह हो जाएंगे और अपनों में होंगे या फिर आउट ऑफ फैमिली होंगे? अच्छा जी, बाबर बशीर का न्यूमरोलॉजी से 6 का आदत बनता है। ये लोग पसंद की शादी करना पसंद करते हैं। मैं इनको मशवरा दूंगा कि आप फैमिली में जो वालिदैन कहते हैं वो शादी करो और उसको अपनी पसंद की शादी बना लो, तो बेहतर आपके लिए यही रहेगा। तो 6 जो है वो फैमिली से रिलेटेड है, शादी से रिलेटेड है। लेकिन ये है कि बाबर अगर वालिदैन की मर्जी से कर लेगा तो ज्यादा फायदे उठाएगा। अलबत्ता इनकी वालदा बाबर के बारे में अगर परेशान है तो 319 मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कम से कम 21 दिन बाबर बशीर की शादी की नीयत से पढ़े। इंशाअल्लाह ताला जो इनकी वालिदा चाहती हैं वो अल्लाह ताला इनको कामयाब कर देंगे, दे देंगे। सही, मजीद भी कॉल्स हमारे पास आ रही है, लेकिन इससे पहले एक जो कॉल ड्रॉप हुई वो अपना सवाल तो शायद कर रही थी, लेकिन दुश्मनों के हवाले से कह रहे थे जावेद अली साहब के दुश्मन बहुत ज्यादा हैं। बट उनकी डिस्टॉर्शन काफी ज्यादा थी, बट हमें समझ नहीं आ सकी, तो हम उनको दोबारा कहेंगे कि आप दोबारा से कॉल कर लें, लेकिन सिग्नल्स वाली जगह पर जाकर करें। आलिया हमारे साथ मौजूद है। आलिया, क्या सवाल है आपका? आलिया, आपको आवाज आ रही है? आलिया आप? जी आलिया, सवाल कीजिएगा। जी मैंने पूछना है कि मेरी तरीब पैदाइश है 3, 8 और 73। तो मुझे ना सेहत के बारे में बताएं। मेरे दीत वगैरह बहुत ज्यादा हटा है, कोई परेशानी की बात तो नहीं, कोई बीमारी तो नहीं मुझे? ठीक हो गया आलिया साहिबा, हम ही पूछते हैं। हम 3/8/1973 आलिया साहिबा पूछ रही हैं, इनको बीमारी के हवाले से, सेहत के हवाले से बताइएगा। जी आलिया, आप बिल्कुल सही कहती हैं। आप कामों में लगी रहती हैं लेकिन आपकी सेहत डिस्टर्ब रहती है, खासकर चलने फिरने में भी आपको प्रॉब्लम रहता है और सर आपका पकड़ा रहता है। मैं आपको 2 अमल बताने लगा हूँ, बड़े जबरदस्त हैं। औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम 3 दिन का अमल करो, 319 मरतबा पानी के ऊपर दम करके पियो। इसके बाद आपने सूरह यासीन की पहली 9 आयात 7 मरतबा 11 दिन लगातार पानी के ऊपर दम करके पीना है। इंशाल्लाह आपकी तबीयत में फर्क पड़ेगा और ये काम निहार मुंह करना है। तो तबीयत आपकी रूहानी वजूहात की वजह से डिस्टर्ब रहती है, इंशाल्लाह ये करें, बेहतर हो जाएगी। मोहम्मद असगर साहब सरगोदा से मौजूद है। असगर साहब सवाल पूछेगा दाऊद जी से। वालेकुम सलाम। जी, मैं डेट ऑफ बर्थ है 13/1/1987 और मैं आपने कुछ तारे के बारे में मालूमात लेना चाहता हूँ और दूसरा भाईजान से ये पूछना चाहता हूँ कि मुझे हर वक्त टेंशन और परेशानी रहती है, इसका कोई वजीफा हो तो प्लीज मुझे बता दीजिए। ठीक हो गया, सब अभी पूछ लेते हैं। थैंक यू सो मच। आप सुनिएगा जवाब। जी दाऊद जी। जी बिल्कुल, ये सही कहते हैं। माशाल्लाह कामों में तो लगे रहते हैं, दी सन की एनर्जी भी है, बट काम रुक रहे हैं। असगर आपके काम रुक रहे हैं और ये अरसा 2 साल से कंटिन्यूज है। आपके लिए मैं एक बड़ा जबरदस्त वजीफा बताने लगा हूँ। आप ना अपनी कामों की रुकावट दूर करने के लिए पढ़ो, और पढ़ो आप
ला इलाहा इल्ला अंता सुबहानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन 500 मरतबा, मगर शर्त है कि 2 अगरबत्तियां लेनी है, उनके ऊपर 500 मरतबा आयत करीमा पढ़ के ईशा के बाद के कामों में जो रुकावटें हैं वो दूर हों। 21 दिन अमल करके फिर मुझे बताना कि कामों में कितनी जबरदस्त मदद आई है, क्योंकि ये जादू और नजर बद की अलामत है। इससे आपकी ये कटेगी, फिर हालात बेहतर हो जाएंगे। सही हो गया। सीमा हमारे साथ मौजूद है। सीमा, आपका क्या सवाल है, जल्दी से कीजिएगा। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सीमा, अपना सवाल कीजिएगा। ये बेटी मेरा पोता है और ये इसकी बर्थडे 2000 वो माशाल्लाह 24 साल का है। वो 24 में लगा हुआ है 20 अगस्त। उसके हमने रिश्ता कहीं करते, उसकी बात ही नहीं बनती। उसका नाम क्या है? उसका नाम है समी खान। जी जी दाऊद के ऊपर, आपके बेटे के ऊपर तावीज़ात का असर है। मेरे पास एनर्जी कोई भी बल के काम करते हैं नहीं असर होता, तो मैं बेटे के लिए रेमेडीज बताता हूँ। बेटे को पानी में नमक डाल के, उसका ऑरा भी डिस्टर्ब है, पानी में नमक डाल के 3 दिन 5 मुट्ठियां डाल के नहलाएं। उसके बाद बेटे के लिए अमल बता देता हूं, या खुद कर लें या बेटा कर ले। अमल है आयतल कुर्सी 72 टाइम 7 दिन का अमल करें, पानी पे दम करके पिलाएं। और उसके बाद सूरह रहमान की आयत है फबी अय्यी अलाई रब्बिकुम की आयत का कसरत से पढ़ना, और माराजल बहरैन यल्तकियान, ये माराजल बहरैन यल्तकियान। थैंक यू सो मच दाऊद जी फॉर जॉइनिंग अस। आज आपके साथ डिटेल सेगमेंट किया। ख़वातीन औज़ात, ये थी हमारी सुबह की सोच। मुझे कभी प्रोडक्शन टीम को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।